तो स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे फर्स्ट ईयर मतलब क्लास 11th का केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस। और ये भी बताएंगे आपके कि 2021 में अगर आप वार्षिक परीक्षा दोगे फर्स्ट ईयर की कक्षा 11 की, अगर आप 2021 में परीक्षा दोगे तो आपके कौन कौन से टॉपिक कम कर दिए गए हैं और अब आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। दोस्तों, हमें पता है कि फर्स्ट ईयर में 9th में 10th में और 12th में सभी क्लासेस में सभी सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो 30% घटाया गया है कोविड-19 के चलते, क्योंकि कॉलेज में टाइम पर पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है अभी तक। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हमारे कौन कौन से टॉपिक सिलेबस से हटाए गए हैं और अब हमको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे होंगे आपकी ये पूरी सूचना है पाठ्यक्रम को कम करने के ऊपर लेकर जो सिलेबस हमारा कम किया गया है, क्यों कम किया गया है ये आप पढ़ सकते हैं। इकाई नंबर 1 होती थी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो ये 30% सिलेबस अब हम वो आपको बताने जा रहे हैं जो कि आपका हटा दिया गया है या कम कर दिया गया है। आगे 2021 के बाद ये सिलेबस वापस जोड़ा जाएगा फर्स्ट ईयर के सिलेबस में या नहीं जोड़ा जाएगा ये एक अलग बात है, लेकिन अगर आप 2021 में वार्षिक परीक्षा देंगे कक्षा 11 की तो आपको ये टॉपिक्स एग्ज़ाम में नहीं मिलेंगे, इनसे प्रश्न नहीं आएंगे। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं चैप्टर था, इसमें सामान्य परिचय इसका हटा दिया गया है। द्रव्य की कणिक प्रकृति तथा ऐतिहासिक पहुंच, रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये सब हट गया है यूनिट फर्स्ट से। तत्व, परमाणु और अणु की अवधारणा ये 10वीं और 9वीं में भी आप पढ़ते हैं, तो इसको अनावश्यक समझा गया, इसको हटाया गया है। दूसरी यूनिट थी परमाणु की संरचना, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज, इसको हटाया गया है। परमाणु क्रमांक, समस्थानिक और संभारिक हटा दिए गए हैं। थॉमसन का मॉडल और इसकी सीमाएं, रदरफोर्ड का मॉडल और इसकी सीमाएं, ये सारे टॉपिक हमारे हट चुके हैं अब। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 3 में तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तिता, ये चैप्टर है। तो वर्गीकरण की सार्थकता, आवर्त सारणी के विकास का संक्षिप्त इतिहास जो था वो अब हट गया। ये टॉपिक आपको प्रश्न पत्र में नहीं मिलेंगे, ना ही इनसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 30% सिलेबस कम किया गया है, ये वो टॉपिक्स हैं। इकाई नंबर 5 में आप समझ लीजिए कि द्रव्य की अवस्थाएं और गैस एवं द्रव, ये एक चैप्टर होता था, वो अभी भी है, लेकिन अब इसके निम्नलिखित टॉपिक जो कि हैं गैसों का द्रवण, क्रांतिक ताप, गतिज ऊर्जा, आणविक वेग, इसके अलावा द्रव अवस्था, वाष्प दाब, श्यानता, पृष्ठ तनाव, ये सब टॉपिक अब हट गए हैं। इस बात को आप अच्छे से समझिए, ठीक है। अब हम देखते हैं ऊष्मा गतिकी, यूनिट नंबर 6 था हमारा ऊष्मा गतिकी। तो ऊष्मा गतिकी से हमारे कौन कौन से टॉपिक कम कर दिए गए हैं। तो ऊष्मा गतिकी में हम देखेंगे कि ऊष्माधारिता, इसके बाद है हमारा विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्मा, साम्यावस्था हेतु मानदंड, ये हट चुका है। इसके बाद इकाई 7 साम्यावस्था जो है उसमें क्या क्या हटा है, हेंडरसन समीकरण हट गया है। लवणों का जलीय अपघटन का जो प्रारंभिक विचार पढ़ाए जाते हैं, इसमें ये टॉपिक एक होता है इस चैप्टर में, ये अब आपको नहीं पढ़ना है। बाद में आता है अब रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रियाओं के अनुप्रयोग, ये टॉपिक हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया नाम के पार्ट से हटा दिया गया है, ठीक। इकाई नंबर 9 है आपका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बनाना अर्थात हाइड्रोजन का विरेचन हट गया है। इसके बाद उसके गुणधर्म, उपयोग, हाइड्रोजन परऑक्साइड का विरेचन, गुणधर्म, संरचना और उपयोग, ये सारी चीज़ें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परऑक्साइड आपका हट गया है फर्स्ट ईयर के सिलेबस से। यूनिट नंबर 10 है जो हमारी एस ब्लॉक के तत्व है, जिसमें क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं आती हैं, ये चैप्टर 1 होता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों को बनाना और उसके गुणधर्मों का अध्ययन कराया जाता था फर्स्ट ईयर में, अब ये हटाया गया है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, साधारण नमक, सोडियम एवं पोटेशियम का जैविक महत्व, सोडियम एवं पोटेशियम का जैविक महत्व भी हटा दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्षारीय मृदा धातुओं के अंतर्गत आता है। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना एवं चूना पत्थर के औद्योगिक उपयोग, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम का महत्व, ये भी हट चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इकाई नंबर 11 होता है पी ब्लॉक के तत्व। इकाई नंबर 11 में होता है दोस्तों पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्व में क्या क्या हटा है, इसमें हटाया गया है कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जैसे बोरेक्स, बोरिक अम्ल, बोरॉन हाइड्राइड, एल्यूमिनियम अम्लों और क्षारों के साथ अभिक्रियाएं पढ़ाई जाती थी, अब ये आपको नहीं पढ़ना है। उनके उपयोग भी आपको
पेपर में नहीं मिलेंगे अब। तो सिलेबस काफ़ी कुछ कम कर दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो सिलेबस था उसमें ज़्यादातर टॉपिक अब आपको नहीं पढ़ने हैं। 30% सिलेबस घटाया है, मतलब 30% काफ़ी होता है। अब आपका सिलेबस काफ़ी कम हो चुका है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और 70 नंबर में मैं ये समझता हूँ कि जो 70% सिलेबस बचा है और 70 नंबर का वार्षिक पेपर होता है, अगर आप बचे 70% सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप कम से कम 70 में 60-65 नंबर भी आराम से प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप मेहनत करेंगे अच्छे से तो। तो इसमें देखिए वर्ग 13 के तत्व में क्या हटाया गया है यह मैंने आपको बताया। इसके बाद वर्ग 14 के तत्व होता है एक चैप्टर, इसमें कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों का उपयोग, ऑक्साइड, सिलिकॉन के महत्वपूर्ण यौगिक और कुछ उपयोग, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन सिलिकेट और जियोलाइट और उनके उपयोग हटाए गए हैं। फिर हम देखते हैं इकाई नंबर 12 जो होती है, इसमें कार्बनिक रसायन के कुछ मूलभूत सिद्धांत और तकनीकें। इसमें कार्बनिक यौगिकों का शोधन, गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण की विधियां, ये हटाया गया है। फिर इकाई नंबर 13 आता है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। इसमें एल्केन, उनका हैलोजनीकरण और हैलोजनीकरण की मुक्त मूलक क्रियाविधि सहित पढ़ाया जाता था। ये है आपका टॉपिक जो था वो हटा है। इसके बाद दहन और ताप अपघटन भी हटा है। फिर हम देखते हैं यूनिट नंबर 14 में जो हटा है पर्यावरणीय रसायन नाम का चैप्टर होगा। उसमें पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल और मृदा प्रदूषण हटाया गया है। वायुमंडल में रासायनिक अभिक्रियाएं हटाई गई हैं। धूम्र, कोहरा, प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक, अम्लीय वर्षा, ओजोन और इसकी अभिक्रियाएं, ओजोन परत के क्षय और इसके प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग जिसे वैश्विक ऊष्मन कहते हैं, ये भी हटाया गया है। नेक्स्ट है जो हमारे टॉपिक इसी चैप्टर में हैं जो हटाए गए हैं। इसमें औद्योगिक अपशिष्टों के कारण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हरित रसायन अर्थात बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, जैविक खादें, उनका प्रयोग एक वैकल्पिक साधन की तरह, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो योजनाएं होती हैं ये भी हमारे आपके अब सिलेबस में नहीं है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेसिक टॉपिक जो आपको पढ़ने में मज़ा आ सकता था, लेकिन अब इस बार तो कम से कम ये टॉपिक नहीं पूछे जाएंगे। अब प्रयोगों में प्रैक्टिकल का सिलेबस भी 30% कम किया गया। तो प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेकिन सभी कॉलेज में अलग अलग प्रकार से प्रैक्टिकल कराया जाता है, तो वो आप देख लीजिएगा। फिर अब हम देखेंगे कि यहाँ पर बचा जो 70% सिलेबस है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें सभी यूनिट के जितने नंबर हैं यहाँ पर सामने लिखे हुए हैं। जैसे ऊष्मागतिकी 4 नंबर में आएगा, इसके बाद रासायनिक आबंधन एवं संरचना 5 नंबर में। ये सारे आप देख सकते हैं कि कितने नंबर का है। आपका पूरा पेपर जो होगा ये 70 नंबर का एक पेपर होगा एनुअल एग्ज़ाम में। अब देखते हैं क्या क्या आपका बचा हुआ है आपके सिलेबस में। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 70 अंकों का एक पेपर होगा, 3 घंटे का होता है, 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। वैसे इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर में 3 या 3-15 भी मिल सकते हैं। 30 अंकों का प्रैक्टिकल होगा। तो सबसे पहले यूनिट है रसायन की कुछ मूल अवधारणा, ये 5 नंबर की यूनिट है। इसमें जो अब आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तभी आप 60-65 ला पाओगे। इसमें रसायन विषय का महत्व और विस्तार, परमाणविक और आणविक द्रव्यमान, मोल कॉन्सेप्ट अर्थात मोल अवधारणा, मोलर द्रव्यमान प्रतिशत संगठन, मूल अनुपाती एवं आणविक सूत्र, रासायनिक अभिक्रियाएं, स्टोइचियोमेट्री और उस पर आधारित न्यूमेरिकल गणनाएं। दूसरी यूनिट है हमारी परमाणु संरचना। इसमें पढ़ना है आपको बोर का मॉडल और इसकी सीमाएं, कोशों और उपकोशों की अवधारणा, द्रव्य एवं प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति। फिर आता है डी ब्रोगली संबंध, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, कक्षकों की अवधारणा, क्वांटम संख्याएं, एस, पी और डी कक्षकों की आकृतियां। इसके बाद एक और टॉपिक आपको मिलेगा, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, आफबाउ नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड की अधिकतम बाहुलता का नियम। ये सब नियम आपको पढ़ने हैं, अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे तो आपको इंटरमीडिएट में हेल्प भी मिलेगी, प्लस अगर आप किसी चीज़ की आगे तैयारी करेंगे तो वहाँ पर भी आपको आराम रहेगी। परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अर्धभरित और पूर्ण भरित कक्षकों का स्थायित्व। यूनिट नंबर 3 है हमारी तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तिता। आवर्त सारणी वाला ये चैप्टर है। तो इसमें आपको आधुनिक आवर्त नियम, आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप, तत्वों के गुणधर्मों की आवर्तिता, परमाणु त्रिज्याएं, आयनी त्रिज्याएं, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी,
अक्रिय गैस त्रिज्याएं, विद्युत ऋणात्मकता, संयोजकता, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण कैसे किया जाता है, ये सारे टॉपिक हैं आपके सिलेबस में। यूनिट नंबर 4 में देखते हैं हम कि रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना है। दोस्तों ये 5 नंबर की यूनिट होगी। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, आयनिक आबंध, सहसंयोजक आबंध, आबंध प्राचल, लुईस संरचना, सहसंयोजक आबंध का ध्रुवीय गुण। इसके बाद ये सारे टॉपिक हैं आपके आयनिक आबंध, संयोजकता, आबंध सिद्धांत, अनुनाद, सहसंयोजक अणुओं की ज्यामिति, VSEPR सिद्धांत, वेस्पर जिसे कहते हैं। इसके बाद SP तथा D कक्षकों और कुछ सामान्य अणुओं की आकृतियों को सम्मिलित करते हुए संकरण की अवधारणा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप पढ़ेंगे मजा आएगा, संकरण। इसके बाद समनाभिकीय द्विपरमाणुविक अणुओं के आबंधन का आणविक कक्षक सिद्धांत, केवल गुणात्मक परिचय, हाइड्रोजन आबंध भी आपको पढ़ना है। ये अलग एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड टॉपिक होता है। इससे आपके फाइनल एनुअल एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा में भी प्रश्न आ सकते हैं, जिसका नाम है हाइड्रोजन आबंध। अब हम देखते हैं आगे, यूनिट नंबर 5 है जिसका नाम है द्रव्य की अवस्थाएं, गैस एवं द्रव। इसमें द्रव्य की 3 अवस्थाएं, अंतराणविक अन्योन क्रियाएं, आबंधन के प्रकार अर्थात बंधों के प्रकार, गलनांक, फ्रीजिंग पॉइंट और क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट, अणुओं की अवधारणा की व्याख्या, गैस नियमों की भूमिका, बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, गै-लुसैक नियम है, गैसों का आदर्श व्यवहार क्या होता है। इसके अलावा एवोगैड्रो नियम, आदर्श गैस समीकरण की अनुभाविक व्युत्पत्ति, एवोगाद्रो संख्या, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श व्यवहार से विचलन क्या होता है। ये यूनिट आपको 5 नंबर में पढ़नी है। इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। फिर आता है हमारा ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी में निकाय की अवधारणा, निकाय के प्रकार, निकाय का अर्थ होता है सिस्टम, निकाय की अवधारणा, निकाय के प्रकार, परिवेश, कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा, विस्तीर्ण तथा गहन गुण, अवस्था फलन। इसके बाद ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, और इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी, H और डेल्टा U और डेल्टा H का मापन, हेस का नियम जो होता है, हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आता है एग्जाम में। एंथैल्पी, आबंध वियोजन, संभवन क्या होता है, दहन, कड़ीकरण, ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन, प्रवस्था रूपांतरण, आयनन तथा विलयन तनुता, ऊष्मा एंट्रोपी का अवस्था फलन की भांति परिचय, स्वप्रवर्तित और अप्रवर्तित प्रक्रमों के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, साम्य ऊष्मागतिकी का द्वितीय तथा तृतीय नियम। इसका आपको संक्षिप्त परिचय, थोड़ा परिचय आपको पढ़ाया जाएगा। अब यूनिट नंबर 7 देखते हैं जिसका नाम है साम्य अवस्था। इसमें भौतिकी और रासायनिक प्रक्रियाओं में साम्य क्या होता है, साम्य अवस्था क्या होती है, साम्य की गतिक प्रवृत्ति क्या है, द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम क्या है, साम्य स्थिरांक क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, ला शैतेलिए का प्रिंसिपल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आयनिक साम्यों के लिए क्षारकों का आयनन, प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, आयनन की मात्रा क्या है, बहुक्षारिकीय अम्लों का आयनन क्या है। इसके बाद आयनन अम्लीय शक्ति क्या है, पीएच मान क्या होता है, बफर विलयन क्या है, विलयता गुणनफल क्या है, समायन प्रभाव उदाहरण सहित। ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, अपने टीचर्स की मदद से अच्छे से समझ लीजिएगा, आगे चलकर आपको आसानी होगी। यूनिट नंबर 8 आती है हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। 5 नंबर में इससे प्रश्न आएंगे। तो इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की अवधारणा, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये सारी चीज़ें आपसे पढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट यूनिट हमारा यूनिट नंबर 9 हाइड्रोजन है। इसमें आपको आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान, उपलब्धता क्या है इसका, हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या क्या होते हैं, हाइड्राइड आयनी क्या होते हैं, सहसंयोजक और अंतराकाशी तथा जल के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म। इसके अलावा भारी जल क्या होता है, D2O क्या होता है, हाइड्रोजन एक ईंधन के रूप में, उसके रूप में ये हम पढ़ेंगे, हाइड्रोजन एक ईंधन के रूप में कैसे कार्य कर सकता है। इसके बाद यूनिट नंबर 10 है हमारे एस ब्लॉक के तत्व 5 नंबर में। इसमें वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्वों का परिचय, इसमें सामान्य परिचय आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है आपको, उपलब्धता, प्रत्येक वर्ग के प्रथम तत्वों के असंगत गुणधर्म, विकर्ण संबंध, गुणधर्मों के विचरण में प्रवृत्ति, परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। इसके बाद ऑक्सीजन, जल, हाइड्रोजन,
एवं हैलोजन के रासायनिक अभिक्रियाशीलता की प्रवृत्तियां एवं उपयोग। ये सारे हैलोजन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, इनके आपको रासायनिक अभिक्रियाशीलता के गुणधर्म एवं उपयोग पढ़ने हैं। इसके बाद पी ब्लॉक के तत्वों में क्या क्या पढ़ना है। पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य परिचय पढ़ना है। 6 अंक की ये यूनिट आपको मिलती है। इसमें वर्ग 13 के तत्वों में इनका सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, गुणधर्मों का विचरण, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, प्रवृत्ति, प्रथम वर्ग के प्रथम तत्व के असंगत गुणधर्म क्या है, बोरॉन क्या होता है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या है उसके, ये आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद वर्ग 14 के तत्वों में सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, गुणधर्मों का विचरण, ठीक उसी पैटर्न पर ये सब पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपका समूह के प्रथम तत्व का असंगत व्यवहार, श्रृंखलन की प्रवृत्ति होती है कार्बन में, ये क्या है, अपर रूप क्या होते हैं, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म आपको इसमें पढ़ने हैं। अब आती है यूनिट नंबर 12 जिसका नाम है कार्बनिक रसायन, कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकें। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें आपको सामान्य परिचय कार्बनिक यौगिकों का, उनका वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम कैसे लिखते हैं यह आपको पढ़ना है। सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, प्रेरक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, अनुनाद और अति संयुग्मन ये पढ़ाया जाएगा। इसके बाद सहसंयोजक आबंध का सम और विषम विदलन, मुक्त मूलक, कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ये आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 13 है हमारा हाइड्रोकार्बन। ये सबसे बड़ी यूनिट है अंकों के मामले में। तो 8 नंबर में इसमें आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। उनकी अभिक्रियाएं क्या हैं, उनको बनाया कैसे जाता है, उनका निर्माण कैसे किया जाएगा लैब में या इंडस्ट्रियल जो निर्माण होता है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे होगी। इसके अलावा आपको मार्कोनी-काफ का नियम पता चलेगा। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्कोनी-काफ का रूल। इसके बाद हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का परिचय आता है। इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपको IUPAC नाम पद्धति, बेंजीन क्या है, अनुनाद क्या होता है, एरोमेटिकता क्या है, रासायनिक गुणधर्म क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, ये सारी अभिक्रियाएं पढ़नी है। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, एल्किल और एसिटिलिन, एकल प्रतिस्थापित बेंजीन क्रियात्मक समूह का निर्देशात्मक प्रभाव क्या होता है, कैंसर जनियता और विषाक्तता क्या है। तो इतने सारे टॉपिक हमें पूरे पढ़ने हैं। अब यहाँ से प्रैक्टिकल लग जाता है। तो 13 यूनिट का ये हमारा पूरा सिलेबस था। दोस्तों थोड़ा जल्दी अगर बताया हो तो आप इसको वीडियो को स्लो करके आराम से भी सुन सकते हैं। इसके अलावा आप ये सिलेबस upmsp.edu.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 11th के लिए आपको सभी सब्जेक्ट के सिलेबस मिल जाएंगे वहाँ पर। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा 13 यूनिट का सिलेबस जो अब आपको पढ़ना है। पहले मैंने वो टॉपिक्स भी बताए थे जो आपको नहीं पढ़ने हैं अब। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा, कम से कम थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी मर्जी आपकी है। थैंक यू एंड बाय बाय।